अब चाइना को दे रहा है, उस पर मोदी जी का चुप्पी नहीं होगा। और आप जिस प्रदेश से आते हैं विद्यानाथ भाई, मैं दरभंगा एम्स की बात करता था, उसके बाद एक बात करना चाह रहा हूं। 8 महीना हो गया चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी बनाई थी डिफेंस कॉरिडोर के लिए, न्यू टेक कॉरिडोर के लिए, फाइन टेक सिटी के लिए, मेगा पार्क के लिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए। ये बनाए थे आपके परम आदरणीय चीफ सेक्रेटरी और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार ने, कि 6 महीना में हम रिपोर्ट देंगे और बिहार को ये सब देंगे। 8 महीना हो गया, ना चीफ सेक्रेटरी दिख रहा है, ना कमेटी का मेंबर दिख रहा है। बिहार में मदरसा शिक्षक को और संस्कृत शिक्षक को 3-3 महीना से तनख्वाह नहीं मिली है, भुखमरी के कगार पर है। उस पर भी कभी डिबेट करा लीजिए। सम्राट चौधरी जी भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, उस पर भी कभी डिबेट करा लीजिए, तो लगेगा भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ मिल सके, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। तो यहाँ केंद्र मंत्री इंडियन एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पर किया, कुछ नहीं बोल ली है। नीट पर कुछ प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। अभी देश का केंद्र मंत्री एग्रीकल्चर 1 करोड़ से ऊपर का ले लिया। यूसीसी पर बोलिए, एक मिनट सुन लीजिए, यूसीसी पर बोलिए। आज डिबेट का मुद्दा यूसीसी है। एक और यही यूसीसी है, यूनिफॉर्मिटी, इंसाफ। आज 70 बैरल का हो गया पेट्रोल डीजल, दाम कम कर दीजिए। 100 बैरल में आपने किया था 7 रुपया बढ़ा दिया था, 70 बैरल हो गया है। ऐसा लगता है ना ये भी यूसीसी आदिल हसन जी, आदिल हसन जी, ये भी यूसीसी है। आदिल हसन जी, शुभेंदु अधिकारी जो वीडियो आप अक्सर आते रहते हैं, डिबेट में बैठते रहते हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि हर डिबेट में, सुन तो लीजिए आदिल हसन जी, सुनिए तो सही। ऐसा लगता है कि अलग अलग डिबेट में आपको इनवाइट किया जाता है, आप आते हैं, आप पैनल में बैठते हैं, और ऐसा लगता है कि हर डिबेट में आप सारे मुद्दों पर बात कर लेंगे। सर ऐसा नहीं होता है ना। जिस दिन जिस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं उस पर ही तो बात करेंगे ना, नहीं तो फिर डिबेट का मतलब क्या रह जाएगा। आप लोग डिबेट ही नहीं कराते ना मुद्दे पर। अरे हम रोज डिबेट कराते हैं, मेरा काम ही है रोज डिबेट करने का। बस आज यूसीसी पर मैं फिर सीधे से सवाल पूछ रहा हूं आपसे आदिल हसन जी। हाँ बोलिए। यूसीसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्या सरकार के सपोर्ट में आप लोग खड़े हैं? क्यों? सरकार का ये ढकोसला है। सरकार रोजगार के नाम पर, महंगाई पर, नौकरी के नाम पर कुछ नहीं बोलती है। ढकोसला है, सिर्फ मलाई खाना, भाजपाइयों को दलाली करना। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण अच्छा दलाली किया था। नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाते हैं, जिन्ना के मदार पे अडवाणी जाते हैं, यही भाजपा की दलाली है। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामा है हिंदू मुसलमान का। भाजपा इसका चीफ मिनिस्टर दलाली करता है, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण दलाली किया था, पूरी दुनिया ने देखा है। नवाज शरीफ क्या मोदी गए थे, जिन्ना के मदार पे अडवाणी गए थे, इस पर भी डिबेट कराइए ना। इन भाजपाइयों को तो यूसीसी का क्या लेना है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का चंदा खाने वाली पार्टी। एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट बनाकर भेजिए आदिल हसन सारे चैनल्स को कि भाई ये मेरे पॉइंट्स हैं, ये मेरे पॉइंट्स हैं, इस पर डिबेट कराइए और इस पर डिबेट कराएंगे। विद्यानाथ भाई, आदिल हसन जी, आपको जब यूसीसी पर डिबेट के लिए बुलाया है, कल किसी और मुद्दे पर डिबेट करूंगा, उस पर आपको बुलाऊंगा, तो सारी बातें आज ही कर देंगे। दाल भात सरना आज ही एक ही साथ कर देंगे, भुजिया भी खा लेंगे, रसदार सब्जी भी खा लेंगे, बैगन का सब्जी भी खा लेंगे, और घिया का सब्जी भी खा लेंगे। एक ही साथ नहीं ना सर, अलग अलग दिन में अलग अलग प्लेटर और अलग अलग मुद्दे पर बात, अलग अलग टॉपिक पर बात। अच्छा लगेगा जब हर दिन जिस मुद्दे पर बात होगी उस पर साफ गोई से आप अपना पॉइंट रखेंगे। आज का पॉइंट आपने रख दिया तो बताइए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। आप बताइए 10 सेकंड की अंडा मिड डे मील से क्यों हटाया गया, ये बतलाइए। जिस बंगाल में मछली खा के अनुराग ठाकुर कैंपेन करता है, जिस वहां पे दुर्गा पूजा में मटन मछली चलता है, उस बंगाल से अंडा क्यों हटाया गया? बोलिए। से निखिल अधिकारी को बाल बच्चा खाता था, निखिल जी, या भाजपा का मंत्री खाता था, ये तो बंगाल का। जी ओके आदिल जी, ओके निखिल जी, बताइए क्या एक तो दर्द अंडा का है। अंडा आप लोगों ने क्यों बंद करवा दिया? पहले तो आप लोगों के नेता वहां चुनाव प्रचार के दौरान मछली भी खा रहे थे, नॉनवेज खाते हुए दिखाई दे रहे थे घूम घूम कर, क्यों बंद कर? तो इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से, 10 सेकंड में उनको। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग यूसीसी वादा के तहत ला रहे हैं या फिर आप लोग बांटने के तहत ला रहे हैं? बोलिए। नहीं वो एक सेकंड, अब रुक जाइए केशव जी। नमस्कार। देखिए, यूसीसी जो है समान नागरिक संहिता, उस राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक अभिन्न अंग है, अनुच्छेद 44 के तहत, जिसे कि उस समय उस यूसीसी के प्रावधान में यह लिखा हुआ है कि भारतवर्ष जो है, भारत की सरकार जो है, एक ऐसा प्रयास करेगी कि यहाँ के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था हो। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि यह भारतवर्ष के सभी नागरिक के लिए समान अवसर और समान अधिकार तथा समान न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि यह महिलाओं के साथ जो भेदभाव की दिशा में
को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार, उनकी लैंगिक स्थिति में सुधार और इसके साथ ही संपत्ति में उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि यूसीसी का जो जितने भी प्रावधान आपने देखा, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया और गुजरात और असम में भी यह पारित हो गया। एक ही साथ क्यों नहीं? देखिए मैं बता रहा हूँ, कई ऐसे राज्य संबंधित मसले हैं जिन्हें कि राज्य की विधानसभाओं के द्वारा पारित किया जाना संवैधानिक रूप से एक तरह से बाध्यतामूलक है। तो जितने संवैधानिक तत्व हैं उन सबों को समग्र रूप से अध्ययन करके एक जज की अध्यक्षता में, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3-4 एक्सपर्ट्स की कमेटी उस पर अपना रिपोर्ट देगी और उसमें जनता के सुझाव को पारित किया जाएगा और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव यूसीसी बिल आएगा, जैसा कि अन्य राज्यों में हुआ। हमारे मुख्यमंत्री महोदय शुभेंदु अधिकारी जी ने भी ये कहा। देखिए आप ये मानिए कि जो बहुविवाह की प्रथा है, जो कुरीति है, उसे दूर करने की दिशा में, या संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में, या फिर बाल विवाह की प्रथा को दूर करने की दिशा में, या फिर एक तरह से समग्र जनता का में जो भी एक ऐसा पारिवारिक जो विवाद है उसे दूर करने की दिशा में। आप देखिए कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है। एक सेकंड प्रसून सिंह जी, एक सेकंड। शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा कि डेमोग्राफी चेंज एक बड़ा मुद्दा है और इसका इलाज यूसीसी है। तो ये आप लोगों की मंशा डेमोग्राफी बचाने की है या एक देश एक राज्य एक कानून की है? देखिए हम ऐसा मानते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से एक तरह से अपवाद के रूप में उन्हें छूट दी गई। देखिए गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है। आज वहां गोवा में क्या समस्या आई? उत्तराखंड में लागू हो चुका है जनवरी 2025 में। वहां क्या समस्या आई? क्या वहां के अल्पसंख्यकों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं ऐसा मानता हूं कि यूसीसी का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, ये समूचे देश में जितने भी समुदाय हैं, जितने भी धर्म हैं, उस धर्माचरण के का जो एक मुझे लगता है उसको राष्ट्रीय एकरूपता प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ठीक हो सकता है कि कई कुरीतियां हो किसी भी धर्म में, उस कुरीति को दूर करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप देखिए कि जो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के साथ साथ आर्टिकल 25 को मिला करके आगे चलने की दिशा में बढ़ने वाला कदम है। निखिल जी, आप लोग अलग अलग प्रदेश में रह रहे हैं। के शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग लोकसभा में क्यों नहीं लेके आते हैं, राज्यसभा से क्यों नहीं पास करा रहे हैं? देखिए सवाल ये है कि राज्य संबंधित कई राज्यों के अपने कानून हैं, ऐसी संवैधानिक व कानूनी बाध्यताएं हैं। पूरे देश में एक साथ कब लाएंगे? स्टेट लिस्ट में है, कई कंकरेंट लिस्ट में है। तो राज्य स्पेसिफिक जो मुद्दे हैं उन सबों को हमारा देश का है, यही तो कहना चाहता हूं। फेडरल स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूं। जब वो यूसीसी अलग है तो उसको एक साथ ले आओ ना। देखिए ये कोई नागरिकता का कानून नहीं है कि केवल केंद्र सरकार के तत्वावधान में हो। सबको एक बार ले आओ। यूसीसी में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। झारखंड का है, अपनी बहन से शादी क्यों किया? यूसीसी में अपनी बहन से शादी करना इस तरह की विचित्र बातों के लिए आप इस बहस को छोटा मत करिए।